लास्ट में क्या बताया था हमने? लाभ का पद, लाभ के पद के बारे में 2-3 पॉइंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। लाभ के पद के बारे में 2-3 पॉइंट जो कल हमने आपको बता दिया। पहला, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका विचार जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पहली बार लॉ का निर्माण किया पार्लियामेंट ने 1959। यानी पहली बार पार्लियामेंट्री एक्ट बना, दैट इज इन 1959 में। और जो पार्लियामेंट्री एक्ट है उसमें कहा गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जम्पशन एक्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जम्पशन एक्ट। एग्जम्पशन का मतलब है कि जो पद इस एक्ट में लिखे गए हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे, बाकी सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने जाएंगे। और संसद अपने लिए विधि का निर्माण करेगी और राज्य विधानसभाएं अपने लिए विधि का निर्माण करेंगी। तो राज्यों के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अलग है और संघ के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मायने अलग है। एग्जम्पशन एक्ट का मतलब है कि जो इस एक्ट में नहीं है वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो इस एक्ट में किसी इस पद को शामिल करने और बाहर करने का पूरा अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को है। दूसरा, व्हाट इज रेशनल बिहाइंड दैट, ऐसा किया क्यों गया? जब कोई चीज हम लिखते हैं तो वाई देयर शुड बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट के पीछे पूरी मंतव्य क्या है, इनका रेशनल क्या है, व्हाट इज जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन क्या है या व्हाट इज रेशनल, इनका तर्क क्या है? तर्क यह है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। पूरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट का निर्माण इसीलिए किया गया कि देयर मस्ट बी ए सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। अब कहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंश्योर द सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ 3 अंग हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका। तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो सभी काम अलग अलग है, इसलिए अब देखेंगे। अब सवाल है कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कौन दे सकता है? यानी किसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देने का अधिकार किसको होता है? तो आपको याद दिलाते, जो सरकार में है वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी को दे सकता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देता कौन है? कार्यपालिका। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी को देने की क्षमता कार्यपालिका के पास है, यानी कोई पद दे देना, किसी पर नियुक्त कर देना, वो कार्यपालिका देती है। और व्हाट इज बेसिक फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कार्यपालिका बड़ी है, विधायिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। तो संसदीय शासन के अगर बेस को, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फिर बेसिक मामला आ जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज द क्रक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, इसका मतलब विधायिका बड़ी है, कार्यपालिका उसका एक पार्ट है। तो अब बताइए कि अगर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इसका मतलब है
कि कार्यपालिका के कान खिंचाई काम कौन करेगी? विधायिका। कार्यपालिका को हमेशा कंट्रोल करेगी विधायिका, सवाल पूछेगी, बहुत सारे रेजोल्यूशन लाएगी। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होना चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, जो विधायक खुद ही कार्यपालिका से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं, वो क्या वो कार्यपालिका को नियंत्रित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर इंश्योरिंग सेपरेशन ऑफ पावर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी शक्ति का बंटवारा बना रहे और जो लोग विधायिका में हैं वो कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। इसी के लिए पूरा का पूरा शक्ति पृथक्करण का विचार आया। इसीलिए पूरा का पूरा शक्ति पृथक्करण का विचार आया। तो अब आप देखेंगे कि इसीलिए कहा गया सांसद अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रहेंगे तो सांसद फिर कार्यपालिका के अनुसार काम करेंगे, और सांसदों को कार्यपालिका के अनुसार काम करने की आजादी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे सांसदों को बोलने की बड़ी आजादी है आर्टिकल 105 में। उनको प्रिविलेज दिया गया है कि आप कुछ भी बोलिए, हमारे आपके बोलने पर रिस्ट्रिक्शन है, तमाम उससे प्रतिबंध है। आर्टिकल 19 में हमें, आर्टिकल 19(1)(a) में हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज लिमिटेड फ्रॉम द वेरियस क्लॉजेस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऊपर लिमिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता की बात बोलने में कई बार बड़ी अप्रिय बात भी उन्हें बोलना पड़ सकता है, तो उनको रोका ना जाए, बल्कि उन्हें बोलने दिया जाए। लेकिन हम आपकी बोलबंदी को दूसरे तरीके से बंद कर देंगे, आपको प्रॉफिट दे देंगे। तो संविधान मना करता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी गिवन, या सांसद कभी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। इसलिए आप याद रखिए। अब सवाल है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इस वजह से मामला विवाद का विषय बनता है। कोई भी सांसद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होगा, अगर होगा तो संसदीय शासन के खिलाफ जाएगा, क्योंकि फिर अपना मूल काम ही नहीं कर पाएगा। अब इसी बात को लिखने का जो भी तरीका आप लिख सकते हैं। और अगला, इसको लिखवाया था मैंने क्या कुछ, तो लिखवाने की जरूरत है क्या? थोड़ी सी बात वैसे लिख लीजिए, बस केवल कॉन्सेप्ट इसका लिख लीजिए, दो कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिए। वैसे हमने कहा कि बुक अगर आपको अभी मिल जाएगी सारी बात उसमें लिखी है, एक भी बात आपको इधर उधर फिर कुछ बात आप लिख लीजिए। कि संसदीय शासन, संसदीय शासन का मूल आधार, द क्रक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन का मूल आधार कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व अंडरलाइन। The basic crux of parliamentary form of government is executive will be responsible toward the legislature. कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। इसीलिए सांसदों को लाभ का पद प्राप्त करने से मना किया गया है। Therefore, member of parliament are debarred. Member of parliament are barred from getting the office of profit. इसलिए उन्हें लाभ के पद देने पे प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि लाभ के पद देने का अधिकार कार्यपालिका को है। इट इज एग्जीक्यूटिव विच प्रोवाइड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ का पद देने की शक्ति कार्यपालिका के हाथों में है। और यदि कार्यपालिका से विधायक, कार्यपालिका से सांसद लाभ का पद लेंगे,
यदि कार्यपालिका से सांसद लाभ का पद लेंगे, इन a case where executive will get the office of profit from legislature, यदि वे कार्यपालिका से लाभ का पद लेंगे तो कार्यपालिका को कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो कार्यपालिका को कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। They will be unable to control the executive. वे कभी भी कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो अब देखेंगे ये संसदीय सिद्धांत का आधारभूत मान्यता ही खिसक जाएगी। अब हम एक सवाल पूछें, अब बताइए सांसदों के वेतन भत्ते का प्रावधान कहाँ है? तीसरी सूची में है या नहीं है? थर्ड शेड्यूल में है या नहीं है? सांसदों के वेतन भत्ते का निर्धारण थर्ड शेड्यूल में है या नहीं है? किसका किसका है? अब देखिए आप भीड़ का सहारा आप लोग लेते हैं, दैट इज दिस इज साइन अ वेरी क्लेवर पर्सन। आप लोग इतनी होशियारी से भीड़ का सहारा लेते हैं, सारी बात बता देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता चलता। तो सवाल एक, तीसरी सूची में सांसदों के वेतन भत्ते की बात है कि नहीं है? कहाँ है फिर? दूसरी सूची में। अच्छा ठीक है, अच्छा ये मामला है। दूसरी सूची में सांसदों का वेतन भत्ता है? अच्छा, सेकेंड शेड्यूल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वेतन भत्ते की बात नहीं की गई है। नहीं की गई है। की गई नहीं की गई? देखा है आपने शेड्यूल? देखा है आपने किसके किसके वेतन भत्ते की बात की गई है? तो आपको याद दिला दें, सेकेंड शेड्यूल में जिसके भी वेतन भत्ते की बात की गई उसमें सांसद नहीं है। सांसद के शपथ की बात थर्ड शेड्यूल में की गई है, वेतन भत्ते की बात नहीं है। इसका मतलब सांसदों का वेतन भत्ता पार्लियामेंट तय करेगी। सांसदों का वेतन भत्ता संसद ही तय करती है। वैसे एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट ये है, कई लोग ऑब्जेक्शन ये करते हैं कि हाउ, देखिए जब पे कमीशन बनता है तो पे कमीशन का मतलब है कि सरकारी अधिकारियों को कितना पेमेंट चाहिए, कितनी सैलरी में इंक्रीज किया जाए, उसके लिए एक एक्सपर्ट बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है। और कमीशन का मतलब उसको जज उसको चेयर करता है, तब पे कमीशन में वृद्धि की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट एक मात्र ऐसी संस्था है जो अपने कर्मचारियों के, अपने मेंबर्स के वेतन खुद ही बढ़ा देती है। खुद ही अपने बारे में न्यायाधीश बन जाना यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। सांसद अपना वेतन भत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं? लेकिन आप देखेंगे कि पार्लियामेंट को शक्ति है कि अपना वेतन भत्ता निर्धारित करें, उनके लिए संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन आरंभ में सांसदों के वेतन भत्ते बहुत ही कम थे। आरंभ में सांसदों के वेतन भत्ते बहुत कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है कोई व्यवसाय है या समाज सेवा है, ये विजन था। इसलिए आप देखेंगे हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जो इसेंस है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है, तो वहां पे तो ये माना गया है कि हु शुड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप पहला आपका प्रोफेशन अलग होना चाहिए। प्रोफेशन में आप लॉयर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आपका प्रोफेशन अलग होना चाहिए। बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट समथिंग अ प्रोफेशन, ये कोई व्यवसाय नहीं है। इसलिए आप देखेंगे वेतन भत्ता बहुत कम रखा गया था। लेकिन 89 में लोकसभा का आखिरी दिन था, लोकसभा उस दिन विघटित होने वाली थी। उसी दिन सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रस्ताव किया कि हमारे वेतन भत्तों में 50% की वृद्धि कर दी जाए। ये तो राष्ट्रपति ने नहीं माना। अभी दिल्ली विधानसभा के विधायकों ने अपने वेतन भत्तों में 150% वृद्धि की है। इट इज हिस्टोरिकल, इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द एंटायर हिस्ट्री कि विधायक और सांसद अपने भत्तों में 100% की वृद्धि करेंगे, 150% की वृद्धि करेंगे। जनता, ये हमारा देश कैसा है? हमारा देश तो गरीब है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गरीब देश के अमीर सांसद। अजीब सी बात नहीं है दोस्तों? कभी सोचा ध्यान से? अब सवाल है कि हमारा सांसद काफिलों में आता है,
पूरा काफिला है, वो भी बड़े बड़े महंगे महंगे वाहनों का काफिला, और जिस जनता को मालिक गांव में खड़ा हुआ है, ये डेमोक्रेसी में क्या हो गया? तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे जैसा होना चाहिए, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव अगर महलों में रहेगा तो हमारे दुख दर्द क्या समझ पाएगा दोस्तों? या तो इतना सेंसिटिव व्यक्ति हो कुछ दुख दर्द समझ ले। इसीलिए हमारे यहाँ सांसदों के वेतन भत्ते बहुत कम रखे गए थे, बहुत नॉमिनल रखे गए थे, सांकेतिक रखा गया था कि बस ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम पे ये वेतन भत्ता है। और इंग्लैंड के सांसद मिल ने कहा भी था कि सांसदों को तो कोई वेतन भत्ता मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो यू आर नॉट सर्विंग एनी प्रोफेशन, समाज सेवा काम है। और समाज सेवा काम होता है तो सेवा तो फ्री में होनी चाहिए, और सेवा के लिए पैसा ले लिया गया फिर सेवा है नहीं, वो तो प्रोफेशन हो गया। इस वजह से, और लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है, अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ संसदीय शासन में एक और प्रॉब्लम आ रही है, जिसका शायद संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना नहीं की थी, वो प्रॉब्लम आ गई है। संविधान निर्माताओं ने कहा तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मना कर दिया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बजाय एक और टेंडेंसी आ गई है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रही है। कैसे? अगला पॉइंट, अगले पैराग्राफ से लिखिए। जया बच्चन वाद में, जया बच्चन फॉर्मर जया भादुड़ी, पूर्व जया भादुड़ी का अभी का नाम क्या है? जया बच्चन। तो जया बच्चन वाद में, जया बच्चन वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, अच्छा एक मेरे क्लास का बड़ा दिलचस्प वाक्य, वो पहले की मतलब 6-7 साल पहले की बात हो गई, उससे पहले की बात हो गई। क्लास में मैंने ऐसे कुछ अमिताभ बच्चन को लेकर मजाक कर दिया, एक उनका फैन था बहुत आहत हो गया, उसने कहा कि सर अमिताभ बच्चन के बारे में आपने ऐसा कह दिया। अरे क्या मजाक है यार? उसने कहा सर मजाक भी ठीक नहीं लगेगा मुझे, तभी थोड़ा मैं कौशल होता हूँ कि ऐसे से फैन होते हैं पढ़े लिखे। तो अब आप जानते हैं भाव, जब भावनाओं पे नियंत्रण नहीं होता फिर कुछ भी हम सोच लेते हैं। क्या लिखा आपने? इसे थोड़ा समय, थोड़ा सा कई बार ध्यान में रखता हूँ लेकिन फिर भी निकल जाते हैं दोस्त। कई बार मैं ध्यान रखता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर बैठा हो तो क्या सोचेगा, लेकिन दोस्तों वैसे फिर तो मामला, फिर तो आजादी एकदम प्रतिबंधित हो जाएगी फिर तो क्या लिखा आपने? हाँ, जया बच्चन वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लाभ का पद केवल ऐसे से ही निर्धारित नहीं होता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिटरमाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी एडवांटेज, केवल पैसे से निर्धारित नहीं होता, अपितु उस पद पर बैठा व्यक्ति, अपितु उस पद पर बैठा व्यक्ति यदि अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उस पद पर बैठा व्यक्ति यदि अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, तब भी वह लाभ का पद माना जाएगा। In office of profit is also determined by the office which can influence the people. जो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो वो भी लाभ का पद माना जाएगा। क्योंकि जया बच्चन यूपी फिल्म कारपोरेशन बोर्ड की चेयरपर्सन थी और उन्होंने कहा कि मैं उससे कोई वेतन नहीं लेती, मेरे पास कोई वाहन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, उससे मैं कोई सुविधा नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, जिस आप पद पे हैं बहुत लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, कई फिल्मों को यूपी में टैक्सेशन फ्री करवा सकती हैं आप, इसी लिहाजा आप लाभ के पद पे हैं। तो लाभ के पद का आकलन केवल मॉनेटरी ही नहीं होना चाहिए, पैसा मिलता है पैसा नहीं मिलता है। अगला, वर्तमान
वर्तमान में लाभ के पद से भी बड़ा विषय वर्तमान में लाभ के पद से भी बड़ा विषय लाभ के पद से भी बड़ा विषय सांसदों के व्यावसायिक हित हो गए हैं. द कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट becomes greater than the office of profit. वर्तमान में सांसदों के वाणिज्यिक हित या व्यापारिक हित लाभ के पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं. अभी देखेंगे आफ्टर 90 वी आर लिविंग इन एज ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन. ये नया फेज है और हमारे संविधान निर्माता जब थे तो उस समय ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन वाला ये फेज नहीं था. अभी 90 के बाद आप देखेंगे बड़ा परिवर्तन आया है और ज्यादातर मामला ये है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं. अभी आम आदमी पार्टी ने एक व्यक्ति को भेजा है जो राज्यसभा में, ही इज इंडस्ट्रिस्ट. अब सवाल है विजय माल्या कौन थे? इंडस्ट्रीज थे. विजय माल्या इंडस्ट्रीज थे, राज्यसभा में चले गए. अब जरा सोच के देखिए इंडस्ट्रीज लाभ के पद पे है या नहीं है? टेक्निकली वो नहीं है क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जम्पशन में ऐसा कोई तो एक्ट है नहीं, बिकॉज हिज तो तकनीक तौर पर कहा जाए लाभ का पद नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट का लाभ का पद निजी सेक्टर नहीं है. वो तो लाभ का पद होगा जहां से कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर की बात हो, राज्य की बात हो, सरकार की बात हो. इंडस्ट्री चलाना लाभ का पद नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इंडस्ट्री चलाना एक शब्द होता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सांसद का मूल काम क्या होना चाहिए? जनता की सेवा करना या व्यापार करना? और आप याद रखिए अगर व्यापारी कोई सांसद बन जाएगा, व्यापारी कोई विधायक बन जाएगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है. तो दैट इज वेरी क्रूशियल इशू. ये बड़े महत्व का विषय है. तो अभी हम लाभ के पद की बात करते हैं तो दैट बिकम अ ग्रेटर प्रॉब्लम इन इंडिया. आज अभी क्या हो रहा है, या तो व्यवसायी उद्योगपति या तो व्यवसायी सांसद बन जा रहा है या सांसद रिटायरमेंट होने के बाद व्यवसाय खोल ले रहा है. इसलिए आप देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. हम एक एग्जांपल आपको बता दें. पार्लियामेंट इज अ बॉडी विच रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल. पार्लियामेंट जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करेगी या व्यवसायियों की इच्छा को? अब इसका एग्जाम्पल आपको बता दें. अभी हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी. पार्लियामेंट्री कमेटी आगे हम आपको बता देंगे. एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी. इसका काम यह था कि आप वो बताए कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ टोबैको इन कैंसर. देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन द च्यूइंग टोबैको एंड द कैंसर. कैंसर होने में और तंबाकू खाने में कोई रिलेशन है या नहीं है? अब इस पार्लियामेंट्री कमेटी के एक मेंबर थे श्यामा चरण गुप्ता. श्यामा चरण गुप्ता इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बीजेपी और उनकी खुद की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है. खुद की उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है श्याम बीड़ी के नाम से. अब सवाल है देखिए अब क्या करेंगे? क्या उस रिपोर्ट में बताएंगे कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है? उनका तंबाकू तो बहुत अच्छी चीज है और गांव में सब बूढ़े बूढ़े लोग खाते हैं. कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है कि टोबैको इज क्रिएटिंग कैंसर. और आपको याद दिला दें इस हमारे देश में सबसे बड़ी स्कूल रिफॉर्म की आवश्यकता कहाँ पे है? इस पूरे हमारे स्कूल में सबसे बड़ी रिफॉर्म, चूंकि संयोग की बात है, क्या सबसे बड़ी रिफॉर्म की आवश्यकता है? पूरे हिंदुस्तान में आप ध्यान से देखेंगे सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या चाहिए? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल. सबसे बड़ा रिफॉर्म चाहिए कि स्कूलों में जो दुनिया भर किताब कॉपी चल रही है ये इसको सबको बैन करके एनसीईआरटी की 3-4 किताब लाई जाए. दैट इज रिकमेंडेशन. ऑलरेडी कितनी कमिटीज रिकमेंड किया कि आप बच्चों को क्यों गर्दन तोड़ रहे हैं, कमर तोड़ रहे हैं, पीठ को ठीक नहीं कर रहे हैं, 10-10 किलो का बैग लेके बच्चे चढ़ रहे हैं. भाई 3 से 4 किताबें बच्चों ने पढ़ा दी बहुत है और एनसीईआरटी इज परफेक्ट. अब देखिए एनसीईआरटी किताब कितनी अच्छी तरीके से लिखी होती हैं. आज तक स्कूलों में एनसीईआरटी किताबें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्कूल और कॉलेज है. हमारे देश में शरद पवार महाराष्ट्र के लोग जानते हैं आधे स्कूल और कॉलेज तो एक व्यक्ति के हैं. सामाजिक न्याय हो रहा है हिंदुस्तान में. सामाजिक न्याय हो गया दोस्तों. सामाजिक न्याय. सामंतवाद खिलाफ हम लड़े और सामंतवाद से लड़ते लड़ते नए सामंत पैदा हो गए.
लालू यादव ने सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इस बात का उदाहरण भूलना नहीं चाहिए। लालू यादव वॉज अ फाइटर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, सामंतवाद, लेकिन उससे लड़े या खुद ही सामंतवादी हो गए। धीरज क्यों बोल रहे हैं? समर्थक हैं उनके। अब यही दोस्तों, पढ़े लिखे लोग समर्थक हैं पॉलिटिकल पार्टी के। अरे देख तो लीजिए क्या क्या है हमारे मेंबर पार्लियामेंट के मामले। इस याद रखिए दोस्तों, जिनके पास खुद की फैक्ट्री है वो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। अब इसके लिए कैसे काम किया जाए? या तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनिए, लेकिन आप भी जब बनेंगे तो दोस्तों फिर वही लूट खसूट। आदमी बनते समय तो बड़ा अच्छा था, लालू यादव एकदम प्योर पॉलिटिशियन थे। मुलायम सिंह यादव जमीन से उठे हुए आदमी है। बहन जी के पास तो ऐतिहासिक मौका दोस्तों, ले हाथी बना बना के। और जिस देश में गरीब आदमी बीमार आदमी हो तो हाथी और स्टेच्यू क्या जरूरत है? कोई सरदार पटेल की स्टेच्यू बनवा रहा है, कोई हाथी बनवा रहा है। आदमी तो जहां था वहीं रह गया। लिखने के बाद हमें तो लिखने का मुद्दा है दोस्त, लेकिन आपको ये बात जानना चाहिए, जो अंधभक्त बने हुए हैं सबके, थोड़ा सा जानना चाहिए बात। अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट, हाँ। और वर्तमान में सांसदों के इसी, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है हितों का, वर्तमान में इसी हितों के संघर्ष को प्रतिबंधित करने हेतु, फॉर प्रिवेंटिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वर्तमान में इसी हितों के प्रतिबंध को, हाँ, हितों के संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रतिबंधित करने के लिए संसद में इथिक्स समिति का निर्माण किया गया है। संसद में इथिक्स कमेटी, नैतिकता समिति का गठन किया गया है। संसद में नैतिकता समिति का गठन किया गया है। अच्छा, ये बात सुनने में आपको ऐसी लग रही है संसद में नैतिकता की समिति? आपको भी इथिक्स पढ़ना है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इथिक्स पढ़ना है, सबको इथिक्स पढ़ना है। और दोस्तों करना नहीं है, हमें तो पढ़ लेना है, उसके बाद करना है नहीं करना है अलग मैटर आ गया। एक इथिक्स कमेटी है पार्लियामेंट में, 90 के बाद इथिक्स कमेटी बनी। ये भी अपने आप में पार्लियामेंट का अजीब सा डिक्लाइन बताता है। यानी सवाल यह है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और जो लोग 50 साल के आसपास के हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा इथिक्स क्या है। अगला पॉइंट, और नैतिकता समिति, नैतिकता समिति सांसदों के अनैतिक व्यवहार, एथिक्स कमेटी रेगुलेट, नैतिकता समिति सांसदों के अनैतिक व्यवहार पर नियंत्रण करती है। एथिक्स कमेटी रेगुलेट्स ओवर द अनइथिकल एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनैतिक व्यवहारों पर नियंत्रित करती है तथा प्रत्येक सांसद को यह भी घोषित करना होगा प्रत्येक सांसद को यह भी घोषित करना पड़ेगा कि उसके पारिवारिक सदस्यों में, उसके पारिवारिक सदस्यों में, प्रत्येक सांसद को यह घोषित करना होगा उसके पारिवारिक सदस्यों में आय के स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, दे शुड डिक्लेयर बिफोर इट, दे शुड डिक्लेयर इट
बिफोर द एथिक्स कमेटी। तो आय के स्रोत क्या है? अभी आपने देखा हो 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, यही बात कहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पद पे हैं, क्या आपका आय का स्रोत है। तो अभी तक क्या होता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल अपनी आय बताता था, तो अपनी आय उसकी हमेशा नीचे होती थी, क्योंकि उसकी आय किसकी होगी, पत्नी की या बच्चे की। उसकी आय पत्नी और बच्चे की आय हो गई। अभी ऐसा कर दिया गया है कि वो पूरे परिवार की आय आपको बताना है, परिवार में कौन सा बिजनेस चल रहा है, परिवार में कौन सा ये मामला है। और हमारे यहाँ देखेंगे ज्यादातर पॉलिटिशियन के परिवार में बिजनेस है, ज्यादातर 99% पॉलिटिशियन के परिवार में बिजनेस है। तो जहां बिजनेस होगा तो वहां फिर जनता के हितों की बात नहीं हो पाएगी। अब एथिक्स कमेटी कितना इस बात को कंट्रोल कर पाती है तो आने वाला समय बताएगा। एथिक्स कमेटी कैसे इस बात को कंट्रोल कर पाती है, यही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी आज मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से भी आगे बढ़ चला है, जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। अब अगला, डिस्क्वालिफिकेशन में एक शब्द हमने लिखा था कि हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। देखिए अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का सीधा सा मतलब होता है, डिस्क्वालिफिकेशन पहला हमने बता दिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का सीधा सा मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि एक अमुक व्यक्ति ने, ए ने बैंक से कोई पैसा लिया, ए ने बैंक से पैसा लिया तो उसको बैंक का पैसा वापस कर देना चाहिए। और जब भी बैंक किसी को लोन देता है, आम आदमी को तो लोन मिल नहीं पाता, जब भी बैंक किसी को, अब आप इंटरेस्टिंग पार्ट देखें, आप कभी लोन लेने जाइए, ऐसे ऐसे बैंक पेपर मांगेगी, ऐसे ऐसे कागजात करेगी जैसे ऐसा लगता है कि आप देश छोड़कर भागने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोगों को लोन मिल कैसे गया, ये हैरानी की बात है, आम आदमी को तो लोन मिल नहीं पाता कभी। अब आप देखेंगे, मान लीजिए हमने लोन लिया अगर बैंक से, तो बैंक हमारे एसेट देखेगी, हमारी इनकम देखेगी कि हमारी एनुअल इनकम कितनी है, हमारी एसेट कितनी है। एक बार तो हम बैंक से लोन लेने गए तो उसने कहा भाई कोचिंग वालों को कोई भरोसा नहीं, कब छोड़ के भाग जाए। हमने कहा यार ऐसी ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, देखिए ये प्रोफेशन पे हम विश्वास नहीं करते। हमने कहा देख लो भाई। तो अब ये इंटरेस्ट वर्ड, अब सवाल है जो देश छोड़ के भाग रहा है उसे विश्वास कर लिया। तो ये क्या करते हैं, जब लोन देते हैं तो आपका एसेट देखेंगे, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। क्योंकि जब आपको लोन देंगे तो मान लीजिए आप डिफॉल्टर हो जाइए, लोन न चुका पाइए, तो आपके पास क्या इतनी एसेट है जिसको जब्त करके बैंक वाले ये पैसा वसूल सके। तो ये बैंक का नियम है। अब मान लीजिए कि विजय माल्या किसी एक्स पर्सन ने बैंक से पैसा लिया, और बैंक से पैसा लेने के बाद वो डिफॉल्टर हो गया, किस्त नहीं दे पा रहा है, तो बैंक क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगी। प्रॉपर्टी सीज करके अगर उसका पूरा पैसा मिल जाता है तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब अब आपके ऊपर कोई वित्तीय मामला नहीं बनता। लेकिन वो पैसा लेने के बाद भी बैंक का पैसा नहीं हो पाया तो क्या होगा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब है जो अपना पैसा नहीं चुका पाया बैंक को। अब जरा सोच के देखिए, जो अपना पैसा बैंक को नहीं चुका पाया वो जिम्मेदार नागरिक है या धोखेबाज नागरिक है। तो जो अपने ही जीवन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, जिसने बैंक के साथ ऐसा धोखाधड़ी की, उसको बैंक, उसको सांसद या विधायक जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है? नहीं, फिर तो कमाल कर देगा वो, क्योंकि उसे सांसद, और हमारे यहाँ तो याद रखिए आजकल तो सांसद होना बिजनेस हो गया है। अगर आपके पास किसी तरीके से कुछ पैसा वैसा हो, पार्टी का टिकट ले लीजिए, और 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं एमपी फंड से, यानी एमपीएलडी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इससे 5 करोड़ के रुपए 1 साल में आपको मिलेंगे, तो 5 साल में कितने मिल जाएंगे, 25 करोड़। 10-12 करोड़ कहीं से लोन इधर उधर करना है और दे के सीट टिकट ले लीजिए, चुनाव जीत गए तो 25 करोड़ वहां से मिल गए, बाकी ऊपर नीचे जो आप कमा सकते हैं। पॉलिटी पढ़ने के भी सब फायदे हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन में बता दूंगा, ये सभी फायदे हैं। तो अब कई लोग कहते हैं कि अब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना एक तरीके से बिजनेस वाला काम बन गया है। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को से रोका गया है कि आप ऐसे व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए ना बन पाए। लास्ट में बात कही गई है कि अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड का मतलब है कि जो मानसिक रूप में अक्षम है, लेकिन ये प्रमाण कौन देगा, न्यायालय। कॉम्पिटेंट जुडिशरी बताएगी कि हु इज अ अनसाउंड माइंड, और कॉम्पिटेंट जुडिशरी तभी बताएगी जब उसके बारे में बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट की जांच करेगी। लास्ट में डिस्क्वालिफिकेशन ये भी है
कि एक व्यक्ति जिसने दूसरे की नागरिकता ले ली हो या दूसरे राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त कर दी हो, वह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा। बाकी फिर लास्ट में लिखा गया है कि और कोई संसद इसके बारे में कानून बनाए तो भी किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सवाल है, और संसदीय कानून क्या है? वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में बनाए गए हैं। हमारे यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन के पार्लियामेंट्री एक्ट भी हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन के पार्लियामेंट्री एक्ट कौन से हैं? जैसे इंदिरा गांधी ने चुनाव में करप्ट प्रैक्टिसेस का प्रयोग किया था, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत सारे पार्लियामेंट्री प्रोविजन है, जैसे कि कोई चुनाव में धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगे दैट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, तो करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि अब सवाल है कि किसी ने जब कोई चुनाव में शामिल होता है तो अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है। नामांकन पत्र का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म देगा, उसमें सारी बात अपने लिखेगा। तो मान लीजिए किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत सूचना दे दी, तो क्या इसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाए या न माना जाए? अभी सुप्रीम कोर्ट का कल का डिसीजन है, न माना जाए। अगर किसी ने फॉर्म में कोई गलत सूचना दे दी है, दैट नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस, इसलिए इस आधार पर उसको हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन करप्ट प्रैक्टिस में बड़ी सारी बातें हैं कि पैसा देकर चुनाव जीत जाना करप्ट प्रैक्टिसेस है, डिस्क्वालिफिकेशन। सरकारी अधिकारियों का प्रयोग करके चुनाव जीत जाना, डिस्क्वालिफिकेशन। ये सब बातें हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो पार्लियामेंट का SC/ST एक्ट बना हुआ है, अगर SC/ST एक्ट में किसी व्यक्ति के खिलाफ ये प्रूव हो गया उस व्यक्ति ने छुआछूत को आगे बढ़ाया, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो फिर और अभी भी हमारे डिस्क्वालिफिकेशन है कितना? और अगली बात, आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव वाज डिस्क्वालिफाइड, लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालिफाइड हुए, जयललिता डिस्क्वालिफाइड हुई, कैसे? तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स 1951 में बात लिखी गई है, कोई भी व्यक्ति अगर 2 साल से ज्यादा की सजा न्यायपालिका से पा जाता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा। यानी न्यायपालिका ने, और न्यायपालिका कोई मामला चल रहा है तो नहीं, बल्कि न्यायपालिका ने इसी को दंडित कर दिया हो। इन केस वेयर जुडिशरी हैज पेनलाइज द पीपल, पेनलाइज द पर्सन, तो उसको फिर अब सवाल है कि आप कहेंगे कितने साल तक डिबार किया जाएगा? 6 साल तक। अभी जबकि मांग की जा रही है कि अभी तो लाइफ टाइम बार कर देना चाहिए, जिसको भी 2 साल से ज्यादा की सजा हो उसको लाइफ टाइम कन्विक्ट आप कर दीजिए। और दूसरी बात, जिसके खिलाफ ऐसे मामले चल रहे हैं उसको चुनाव लड़ने से हमेशा के लिए रोक दीजिए। लेकिन इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं नहीं, इस मामले में पार्लियामेंट ही तय करे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट में अभी तो चेंज नहीं है। अभी कहा गया है कि नहीं, 2 साल वाले मामले को ही बदला जाएगा। लेकिन ये भी सिक्के का पहलू है। भारत में दोस्तों कई लोगों के ऊपर तो फर्जी मुकदमे दायर किए जाते हैं। ये केवल इंडिया में पाया जाता है। कई बार तो स्टूडेंट हमारे साथ आए, कई बार उन्होंने कहा कि घर से आए हुए हैं, घर में कोई झगड़ा हुआ तो उनका भी नाम झगड़े में लिखवा दिया गया, FIR में उनका भी नाम है, जबकि दिल्ली में थे। क्योंकि उनका पड़ोसी क्या चाहता है कि अगर हमारा बेटा घर पे है तो ये भी घर पे ही आ जाए। इसे कई बार तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ फेक मुकदमे चलते हैं, ये भी एक वास्तविकता है। इसलिए केवल मुकदमा चलते समय किसी को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर तो हो सकता है कई लोगों के साथ ज्यादती हो जाए। तो भारत का अपना यूनिक केस है, हमें पता चल जाता है दोस्तों हम कबड्डी खिलाड़ी हैं न, हम टांग पकड़ने में खूब यकीन रखते हैं। इस वजह से ये कह देना कि सारी गलती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, ऐसा भी नहीं है। ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ तो फेक रिपोर्ट होती है, FIR करा दिया, इसके आप देखते हैं सांसदों के खिलाफ FIR यहाँ करा दिया वहां करा दिया, जबकि कोई बेस नहीं होता। तो बहुत सारी बातें इसमें इन्वॉल्व है। अब जो अगला देखें कि तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के बड़े सारे डायमेंशन हो गए, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अगला, कैसी मान्यता नहीं दी जाएगी? प्रश्न क्या है? स्पष्ट नहीं है, वैलिड नहीं है। प्रश्न क्या पूछना चाहते हो? हाँ, नहीं किया जाएगा। हाँ, डिटेल, सीधी सी बात है
डिटेल उसमें है ही नहीं है। बात सीधे उच्चतम न्यायालय ने कहा करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में जो लिखा गया है वो करप्ट प्रैक्टिसेस है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरना नहीं लिखा गया है। ये तो पार्लियामेंट एक्ट बनाए फिर उसको, और कई बार तो गलत इन्फॉर्मेशन, कई बार तो भरने में याददाश्त की भी कमी हो सकती है, तो इन्फॉर्मेशन इस तरीके का हो सकता है, इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। अगला, अब जरा देखें कि राज्यसभा का स्ट्रक्चर कैसा है। क्वालिफिकेशन तो हमने देख लिया कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, हम राज्यसभा ही देख रहे थे अभी, उसके बाद फिर लोकसभा देखेंगे। तो अगला है अच्छा इलेक्शन के, ये हमने बताया था कि रोल ऑफ राज्यसभा की हाउस ऑफ सीनियर्स वरिष्ठों का सदन है, ये सब नहीं बताया था। अच्छा देखिए राज्यसभा में पहला, अगर हम चुनाव के पहले देख लें, पहला मेंबर कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स का होना चाहिए पहला। दूसरा, राज्यसभा के प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, 245। इसमें 233 इलेक्टेड है, निर्वाचित हैं, 233 दे आर इलेक्टेड, और इसमें भी 229 इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट और 4 यूटी, 12 नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से, और किस क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य, कला, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। जिसके पास कुछ भी नहीं होता सोशल सर्विस हो जाता है। लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, इसमें नॉमिनेट किया जाएगा। अब आपको याद दिला दें, अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पे देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हमने इंफॉर्मेशन बना लिया कि इंफॉर्मेशन हो गया, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम कई एनालिसिस लिख सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कई विश्लेषण लिख लेंगे कि फिर इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या चीजें मिलती हैं, 30 साल से क्या मतलब है, क्यों नॉमिनेटेड मेंबर्स होने चाहिए, इस फील्ड की क्यों होने चाहिए, तो हम हर तथ्य से कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। तो इसी से हम क्या रोल लिख सकते हैं, पहला एक एक इंफॉर्मेशन से हम रोल लिख सकते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ राज्यसभा, पहला। फिर उसके बाद इलेक्शन पर आएंगे, या इलेक्शन भी इसी के साथ आपको बता दें, फिर रोल पर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों बातें फिर शामिल हो जाएंगी। तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, अभी एक एक मामले को एनालिटिकली जांच करेंगे कि इसके मतलब क्या है। और आप देखिए, जब तथ्य में केवल इंफॉर्मेशन ढूंढने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया, और जैसे तथ्य में आप कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, व्हाई इट इज, हाउ इट इज, तो अपने आप मेंस का अप्रोच आपका बनता चला जाएगा। और कई बार तो आजकल आईएएस में तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी अप्लाइड ही किस्म के होते हैं। तो जब आपको ये होना चाहिए कि 12 लोग नॉमिनेटेड हो रहे हैं, तो सवाल है कि नॉमिनेटेड क्यों, इससे फायदा क्या होगा, इस पे तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए। इलेक्शन भी आप देखेंगे, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। एकल संक्रमणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल। राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका यह है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का एकल संक्रमणीय तरीका यह राज्यसभा का निर्वाचन है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर हम देखें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, तो संविधान में तो लिख दिया गया राज्यसभा का निर्वाचन इस तरीके से होगा, लेकिन ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसके लिए अलग से पार्लियामेंट्री एक्ट बनाया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 और 1951। तो केवल संविधान में एक शब्द लिख दिया गया कि राज्यसभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय तरीका होगा। सवाल है इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब देखना हो तो यहां थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा। इसके हिसाब से क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री एक्ट बना, तो पार्लियामेंट्री एक्ट में फार्मूला तय किया गया कि अगर एक राज्यसभा की सीट हो तो फार्मूला होगा कि टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, खाली स्थानों की संख्या, कुल वैध मत, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, खाली स्थानों की संख्या, +1 ये फार्मूला है। अब कहेंगे फार्मूला +1 का मतलब है ये केवल अनुपात बनाए रखने के लिए फार्मूला तय किया गया, +1। अब अगर राज्यसभा में जो सीट है मोर देन 1 हो, इसका मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन केस ऑफ मोर देन 1 सीट, अगर एक से ज्यादा सीटों पे चुनाव की बात हो तो फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। बस इसमें होगा वैलिड वोट्स, और आप याद रखिए व्हाट इज वैलिड वोट्स, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या है? वैलिड वोट्स है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा का निर्वाचन करते हैं, तो राज्यसभा का निर्वाचन सीधे जनता नहीं करती है, देयरफॉर इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, इट इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन, इट इज अ, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये परोक्ष निर्वाचन है। तो वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, और कई बार तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फार्मूला ही पूछ लेते हैं, सीट्स +1 ये फार्मूला लगेगा। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर एक से ज्यादा होगी तो बस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फर्क है, अदरवाइज ये फार्मूला लगेगा। और ये फार्मूला केवल ये है अनुपात बनाए रखने के लिए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसका हम अगर आपको याद दिला दें। अब कहेंगे ये फार्मूला कहाँ है, तो इसका वो एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में, संविधान में नहीं है। संविधान में केवल ये लिख दिया गया निर्वाचन कैसे होगा, बाकी तरीके सब यहां लिख दिए गए। अब मान लीजिए कि राज्यसभा में किसी एक मेंबर का चुनाव होना है, और सबसे सरल एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली का, पास भी है, क्यों दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें हैं। पुडुचेरी का एग्जाम्पल हो नहीं सकता क्योंकि पुडुचेरी में एक ही राज्यसभा सीट है, जहां एक राज्यसभा सीट है वहां दूसरा फार्मूला काम आएगा नहीं, तो दिल्ली में दोनों फार्मूले काम आ जाएंगे। अब अगर दिल्ली में मान लीजिए कि दिल्ली में वैलिड वोट्स कितना होगा, 70, विधानसभा के सदस्य कितने हैं, 70, नंबर ऑफ सीट्स, जो बात अब अच्छा प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो ध्यान से आप देखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ वो नहीं होगा जो उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं, वो नंबर नहीं है, बल्कि जो सीटें खाली है वो नंबर है। चुनाव लड़ने वाले 3 के बजाय 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, सीट कितना है, एक ही है। तो 71 प्लस नंबर ऑफ सीट्स एक भरना है, खाली है, +1 यानी दिल्ली विधानसभा में एक राज्यसभा की सीट लेने के लिए किसी के पास कितने होने चाहिए वोट, इसे कहते हैं मतों का कोटा। मतों के कोटा का मतलब है कि अगर आप, यानी एक ही पार्टी को सारे वोट मिल जाएंगे ऐसा नहीं है। कोटा का मतलब होता है एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर एक सीट आपको मिल जाएगी, बाकी दूसरा कोई कोटा प्राप्त करेगा उसको भी सीट मिल जाएगी। लेकिन ये आनुपातिक अभी दूसरे में ज्यादा समझ में आएगा, इसमें तो अब एक ही सीट है, एक सीट में क्या अनुपात बनाना। लेकिन दिल्ली में अगर 36 विधायक का समर्थन चाहिए
एक राज्यसभा की सीट पाने के लिए, तो इस समय आम आदमी पार्टी के पास 67 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 67 एमएलए है। तो ये 36 का आंकड़ा कौन पूरा कर रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी केवल 3 विधायक हैं, तो बीजेपी को 3 विधायक में क्या मिलेगा? राज्यसभा की पूंछ भी नहीं मिलेगी। बात सीधी सी है। ये फार्मूला पहला है, ये फार्मूला पहला है। तो दिल्ली में अगर एक राज्यसभा की सीट खाली हो जाए तो 36 विधायकों का समर्थन जिसके पास होगा वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन दूसरा, अब मान लीजिए हमें 3 सीटों पे चुनाव करना है, जैसे दिल्ली में पिछली बार हुआ, तो 3 सीटों का दूसरे फार्मूला का यूज करें तो वैलिड वोट कितना होगा? 70 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका मतलब कितना हो गया? 7000। इसका मतलब है जब एक से ज्यादा राज्यसभा की सीट हो तो एक राज्यसभा एक विधानसभा के विधायक के मत का मूल्य 100 गुने बढ़ा दिया हमने, अनुपात कायम रखने के लिए। नंबर ऑफ सीट्स कितना है? 3, 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 राज्यसभा की सीटें में भरना है, +1 फार्मूला है। इसका मतलब है यहां एक सीट जीतने के लिए कितना कोटा चाहिए? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यहां पे राज्यसभा की 3 सीटें खाली है तो एक सीट के लिए कितना फार्मूला चाहिए? 7000 में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है? 1751। इतना कोटा चाहिए। जिस भी पार्टी को ये कोटा मिल जाएगा उसे राज्यसभा की एक सीट मिल जाएगी। फार्मूला हमारे पास आ गया। अब जरा इस बात को अब देखिए कि मान लीजिए कि दिल्ली में 3 पार्टी चुनाव मैदान में है, एबीसी। पहली पार्टी को मिल गया 5500 मत मूल्य, 5500 मत मूल्य मिल गया, क्योंकि मत तो 70 है, मत मूल्य 5500 है, क्योंकि एक मत का मूल्य हमने कितना मान लिया? 100। 5500 मत मूल्य हो गया। दूसरे को कितना मिला? 1500। कितना हो गया? 6000 हो गया, 7000 हो गया। ठीक है, तो फिर हम बांटना तो हम ही को है, इसे सी सेट की संख्या आसान बनाई है, तो लास्ट में कितना लिखिए? 500। ये तीनों को मत मूल्य मिले। तीनों सीटें किसके पास चली गई? एक ही पार्टी के पास। अभी कंडीशन ऐसी है क्योंकि 1751 में, यानी 3 को एक सीट लेने के लिए 1751 चाहिए, 3 सीट लेने के लिए लगभग 5253 सीट, इन 5200 के आसपास आपको वोट मत मूल्य चाहिए। इसका मतलब इस मामले में तीनों सीटें एक ही पार्टी के पास चली गई। तो आप कहेंगे ये कैसा अनुपात? हाँ, अनुपात यही है कि क्योंकि एक ही पार्टी अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी विधायिका में आ जाएगी, राज्यसभा की सारी सीटें उसी के पास चली जाएंगी। लेकिन अगर एक पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना आए तो निश्चित तौर पर यहाँ अनुपातिक का मतलब क्या है? जैसे विधायिका में आपको सदस्य मिलेंगे उतने ही सदस्य राज्यसभा में आपके जाएंगे, यही अनुपात है। प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब है, प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब है कि प्रोपोर्शनेट इन द मेंबर ऑफ एमएलए एंड सीट ऑफ राज्यसभा, ये प्रोपोर्शनेट है। अब मान लीजिए किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, भाई 70 में 67 सीट मिल जाना, फिर तो उसी को तीनों मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल हमें समझ में नहीं आया, अनुपातिक समझ में आ गया कि जिस अनुपात में आपको विधायिका में सीट है उसी अनुपात में राज्यसभा मिलेगा। अनुपात कम है तो बीजेपी के 3 मेंबर हैं, तो बीजेपी को 3 में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, अनुपात ठीक नहीं है। अब जरा सोच के देखिए सिनेरियो बी, जहां एकल संक्रमणी को भी हमें स्पष्ट कर दें, सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है। और याद रखिए इक्वेशन बहुत आसान बनाना है, तो सीधा कर दिए 70 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18, ये 1751 का मतलब है 18 विधायकों का समर्थन चाहिए। बात सिंपल तरीके से है भाई, 1751 विधायक थोड़े ही है, मत मूल्य है, और विधायक कितने होंगे? 70 हैं, तो 70 में 18 विधायकों का समर्थन 3 सीट के लिए जिसे भी मिल गया उसके पास राज्यसभा की एक सीट आ जाएगी। मामला सिंपल है। फार्मूले को सिंपल बनाना तो ये कर सकते हैं। अब दूसरा, एकल संक्रमणी कैसे है? अब मान लीजिए कि ए, बी और सी, ए को मिल गया
5,000 वोट। बी को मिल गया बी को मिल गया 1,200 वोट। सी को मिल गया 800 वोट। अभी हम मामला फंसा। इसका मतलब है 3 सीट जीतने के लिए अब जो सवाल है कि कोटा कितने का है, 1751। अब 1751 में इनके पास तो है नहीं, इनके पास तो है नहीं, और सिंपल सी बात है, इनके पास तब है एकल संक्रमणी। अब सब अपने बूते पे चुनाव जीत नहीं सकते, कोटा कम से कम 1751 चाहिए। इसके साथ समस्या है कि लगभग 250 मत कम पड़ रहे हैं तीसरी सीट लेने के लिए। इसलिए अब हमें तीसरी सीट का डिसीजन करने के लिए मतों का संक्रमण करना पड़ेगा। अब हमें तीसरी सीट तभी कर पाएंगे जब हम मतों को ट्रांसफर करें, संक्रमण करें। अब संक्रमण कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल आपको बता दें। उसका एग्जाम्पल बताने से पहले आपको याद दिला दें, जब राज्यसभा में हम वोट करते हैं तो एमपी यानी लोकसभा और विधानसभा की तरह वोट राज्यसभा में नहीं होता। हम लोकसभा विधानसभा वोट कैसे करते हैं, जाके बटन दबा दिया एक ही पार्टी को। राज्यसभा में वोट ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हम वोट अपनी प्राथमिकता में देते हैं, पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी, ये प्राथमिकता होती है। अब हमने किसी को पहली दिया, किसी को दूसरी दिया, किसी को तीसरी दिया, तो अब कहेंगे हम वोट प्राथमिकता में क्यों देते हैं। अगर वोट प्राथमिकता में न दे तो आनुपातिक का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आनुपातिक में एक मेंबर नहीं जीतेगा, एक से ज्यादा जीतेगा। तो हमारी प्राथमिकता सभी के प्रति होनी चाहिए, एक के प्रति नहीं होनी चाहिए। इस राज्यसभा के इलेक्शन में ईवीएम का प्रयोग नहीं हो पाता। तो आपको प्राथमिकता वोट देना है। और आप याद रखिए, हमने जो भी अब मतों की गणना की है, जैसे हमने पहले मत गणना कर ली, तो हम जब मत की गणना करते हैं तो मान लीजिए कि ए पार्टी को इस व्यक्ति ने पहली प्राथमिकता दी, तो जो 5,500 लोग हैं उनकी हमने केवल पहली प्राथमिकता के वोट गिने हैं। अब ये 5,500 लोगों ने दूसरी प्राथमिकता भी दी होगी। इसका मतलब है जिन 5,000 लोगों ने ए को पहली प्राथमिकता दी, उन्होंने बी और सी को भी प्राथमिकता दी होगी, पहला। जिन 800 लोगों ने सी को पहली प्राथमिकता दी, इनकी प्राथमिकता ए और बी के लिए भी तो होगी, क्योंकि हर व्यक्ति ने प्राथमिकता में वोट दिया है। लेकिन अभी हमने इन प्राथमिकताओं को गिना ही नहीं, क्योंकि हमारे काम का था ही नहीं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को पूर्ण कोटा नहीं मिल पा रहा है, तीसरी सीट फंस रही है, तब हम द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करेंगे। तब हम सेकंड प्रेफरेंस के वोट काउंट करेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट प्रेफरेंस को ही देखा, क्योंकि आप देखेंगे जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो बैलेट वोट होता है 3 फोल्ड में होगा। एक फोल्ड में पहला टिक कर दिया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। तो पहला केवल पहला फोल्ड फाड़ लिया जाता है, दूसरे तीसरे को हम देखते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पहली वरीयता के मतों से किसी को पूर्ण कोटा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यहां हमने केवल पहली वरीयता की है, क्योंकि पहली वरीयता में कोटा पूर्ण हो गया, दूसरी तीसरी वरीयता हमने देखी नहीं। और दूसरी वरीयता का सीधा सा मतलब होता है कि अन्य वरीयताओं के वोट्स उम्मीदवारों को कैसे मिले। यहां दूसरी वरीयता का मतलब होता है अदर प्रेफरेंसेस, दूसरी, चौथी, पांचवी। अब मान लीजिए दूसरी वरीयता के मतों की गणना कैसे करेंगे, तो पहले क्या क्या काम करेंगे। जिसे पहली वरीयता के सबसे कम वोट प्राप्त हैं, वो कौन है, सी। जिसे पहली वरीयता के सबसे कम वोट प्राप्त हैं, सी, उसके वोट को हम अलग करेंगे और हमें कह देंगे भाई देखो अब तुम चुनाव जीत नहीं पाए, तुम्हारी विदाई का समय आ गया है। एनी पर्सन हु इज गेटिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंसेस वोट, उसको हम क्या करेंगे, आउट करेंगे। और अब देखेंगे कि उसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। सेकंड प्रेफरेंस का मतलब अदर प्रेफरेंस। तो जिन 800 लोगों ने अपनी पहली वरीयता सी को दी है, उन्होंने ए और बी को वरीयता दी होगी, हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अब हम देखेंगे। इसी को कहते हैं सेकंड प्रेफरेंस वोटिंग। तो हमने देखा, उसमें पता चला कि बी इसमें ए को दिया है 500 वोट्स और बी को दिया है 300, जो उसकी दूसरी प्राथमिकता हो गई। ये बात स्पष्ट है। जिन 800 लोगों ने सी को पहली प्राथमिकता दी है, उन्हीं 800 लोगों की प्राथमिकता ए और बी के लिए भी तो होगी, लेकिन वो अभी तक हमने देखा नहीं। इसलिए हमने अब निकाला कि सी की अन्य प्राथमिकताएं क्या है। अन्य प्राथमिकताओं को हम दूसरी प्राथमिकता कहते हैं। और जब हमें पता चल गया कि इसकी अन्य प्राथमिकता क्या है, इसके वो ट्रांसफर कहां करेंगे, यहां। अब संक्रमण करेंगे। किसी चीज का संक्रमण आपको हुआ है कि नहीं,
किसका हुआ है? सर्दी खांसी जुकाम, बहुत सारी चीजों के संक्रमण होते हैं। युवावस्था में कुछ संक्रमण ज्यादा ही होता है दोस्तों, कई चीजों के संक्रमण होते हैं। तो ऐसे हम ट्रांसफर करेंगे, एकल संक्रमण करेंगे। तो अब हमने क्या कर दिया, ए के वोट, ए के कितने वोट मिले? 500। सी की दूसरी प्राथमिकता ये थी, तो सी की अन्य प्राथमिकताओं को संक्रमित कहां कर देंगे? ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, क्योंकि सी में जो 800 लोगों ने प्राथमिकता दी थी, सी में जिन 800 लोगों ने इसको प्राथमिकता दी थी उनकी प्राथमिकता और बी के लिए भी थी। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 500 दे दिया, इसको कितना दे दिया? 300। अब काउंट करिए, इसको कितना हो गया? 5500। इसको कितना हो गया? सीट कौन जीत गया? ये एकल संक्रमणी, यही एकल संक्रमणी। ऐसे ही विधानसभा के, ऐसे ही राज्यसभा के निर्वाचन होते हैं। यही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणी प्रणाली। अगला, यही राष्ट्रपति के लिए भी होता है, आगे आपको बता देंगे। राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए यही होता है, तो भी वही तरीका होगा, तभी वही तरीका होगा। उम्मीदवार ज्यादा हो तो भी वही तरीका है। बताइए क्या करें? निश्चित तौर पर वोट तो कैंडिडेट्स को ही होता है, वोट तो कैंडिडेट्स होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप में जो कैंडिडेट खड़ा करती है कौन है? पार्टी। पार्टी नहीं, तीनों भरना जरूरी नहीं है, कोई सी ओ बी भर के भी छोड़ सकता है, वोट इनवैलिड नहीं होगा। लेकिन वोट इनवैलिड कब हो जाएगा? जब केवल एक ही प्राथमिकता आप दिखा रहे हैं तब। एक यानी इसको भी एक दे दिया, इसको भी एक दे दिया, इनवैलिड हो जाएगा। केवल एक ही भर के छोड़ दिया तो वोट आपका इनवैलिड नहीं होगा। फिर भी लोग तीनों भरते हैं, क्योंकि अगर आपने एक ही भरा और मान लीजिए आपके पहली उम्मीदवार जीत नहीं पाए तो दूसरा तीसरा काम कर जाएगा। और दूसरी बात, राज्यसभा का इलेक्शन आप जानते हैं ओपन होता है, खुला मतदान है। और खुला मतदान का मतलब है राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसका पार्टी का एजेंट बैठा होगा, उस पार्टी के एजेंट को आपको वोट दिखाना पड़ेगा। यानी अगर आपने उसके अलावा किसी और को वोट दिखा दिया, गुजरात में चुनाव हो रहा था, कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी की तरफ वोट किया था, लेकिन उस साहब में अमित शाह को वोट दिखा दिया, वोट कैंसिल हो गया। कांग्रेस के विधायक वोट किसे दिखाएंगे? कांग्रेस पार्टी के एजेंट को। और बीजेपी के विधायक वोट किसे दिखाएंगे? बीजेपी के एजेंट को। दूसरे को दिखा दिया तो वोट इनवैलिड। यहां तक इलेक्शन कमीशन पेन रखता है, उस पेन के अलावा अपने पेन से टिक कर दिया तो वोट इनवैलिड। तो बड़े सारे ग्राउंड है कि वोट इनवैलिड हो सकते हैं। इस तरीके से राज्यसभा का इलेक्शन होता है। और ओपन बैलेट हमने इसीलिए अपनाया, दल बदल की समस्या को रोकने के लिए। उसके बावजूद भी समस्या रुकी नहीं। एकमात्र ऐसा इलेक्शन है जहां पे सीक्रेट वोटिंग नहीं चलता। राज्यसभा के इलेक्शन समय एकमात्र ऐसा इलेक्शन है जहां वी आर नॉट अप्लाइंग द सीक्रेट वोटिंग। अब देखिए, अब इनके आधार पे राज्यसभा का रोल हम लिख सकते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ राज्यसभा? मेंस वाली बात है, यहां तक तो हमने बेसिक बात आपको बता दी। और आप ये याद रखिए, फार्मूला कभी भी पीटी एग्जाम में आ सकता है। कभी भी आपसे पीटी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मतों का संक्रमण कैसे करते हैं, नहीं पूछा जाएगा। फार्मूला पूछ लेगा, वो बेसिक बात पूछता है। हाँ, इंटरव्यू वगैरह में कई बार पूछे जाते हैं, अच्छा बताओ मतों का संक्रमण कैसे होता है, मैं समझा के बताओ। लेकिन मेंस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पीटी में नहीं पूछा जाता। और हमने इसलिए बता दिया कि नहीं बता देता आप जरूर पूछते। तो पहला पॉइंट क्या है? भूमिका। अब जैसे रोल लिखे, कैसे रोल होता है? पहला, रोल ऑफ राज्यसभा। अब देखिए कैसे हम तथ्य से इंफॉर्मेशन, कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। पहला पॉइंट, पहला सब हेडिंग है वरिष्ठों का सदन, हाउस ऑफ सीनियर्स। व्हाट इज रोल ऑफ राज्यसभा? तो पहला है वरिष्ठों का सदन या हाउस ऑफ सीनियर्स। तो पहला पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों के लिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए
30 वर्ष की उम्र निर्धारित है। राज्यसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष की उम्र निर्धारित है, जबकि लोकसभा के लिए यह उम्र 25 वर्ष है। The age for Rajya Sabha election is 30 years. However, it is 25 years for Lok Sabha. जबकि लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र है। अतः राज्यसभा के सदस्य ज्यादा वरिष्ठ होते हैं। Therefore, the member of Rajya Sabha are automatically senior in comparison to Lok Sabha. इसलिए राज्यसभा के सदस्य स्वाभाविक रूप में वरिष्ठ होते हैं और राज्यसभा के सदस्य राजनीतिक क्षेत्रों के अलावा the members of Rajya Sabha are drawn other areas than the political fields. राज्यसभा के सदस्य राजनीतिक क्षेत्रों के अलावा विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य और कला से भी आते हैं। They are also from science, art, literature and social services. विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से भी आते हैं। और जो सदस्य चुनावी राजनीति में भागीदारी नहीं करना चाहते, the member who are unwilling to participate in electoral politics, जो सदस्य चुनावी राजनीति में भागीदारी नहीं करना चाहते, उन्हें भी राज्यसभा के माध्यम से संसद में प्रवेश दिया जाता है। They are also allowed into entering into parliament through Rajya Sabha. The people who are unwilling to join electoral politics. अब जरा सोच के देखिए, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए दोस्तों, अब लोकतंत्र में इस बात की बहस हमेशा हुई कि वाई राज्यसभा इज द हाउस ऑफ सीनियर्स, राज्यसभा वरिष्ठों का सदन क्यों है? क्योंकि याद रखिए, वरिष्ठों का मतलब है कि जो व्यक्ति थोड़ा वैज्ञानिक किस्म का है, साहित्यकार है, कलाकार है। अब कोई साहित्यकार है, कलाकार है जो अपनी फील्ड में पूरा सेटिस्फाइड है, वो आके झूठ क्यों बोलेगा पब्लिक लाइफ में? पब्लिक लाइफ में आके झूठ क्यों बोलेगा? हमने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हुए हैं कि हमारी प्रोफेसर थी, उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की वीसी बनने का ऑफर आया, उन्होंने मना कर दिया। उनको आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड इन टीचिंग। उन्होंने कभी, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि हर टीचर महीने में कोई ना कोई विदेश यात्रा करता रहता है, सी नेबर वेंट इन अब्रॉड। उनका नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे विदेश जाना ही नहीं है, वीसी बनना ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे। रघुराम राजन को आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई आप राज्यसभा के मेंबर बन जाइए, कहना नहीं, आप पचड़े में नहीं आते, राज्यसभा में नहीं है। सोचिए, अब ऐसे आदमी को आप लोकसभा में कैसे लाएंगे? हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं, किरण बेदी, वन ऑफ द फाइनेस्ट आईपीएस ऑफिसर्स, वो लेडी कारण नहीं है, उन्हें जहां भी आईपीएस के रूप में बड़ा अच्छा काम किया, सीबीके में रोल मॉडल। दिल्ली में ऐसा चुनावी फजीहत में हारी। उसके बाद उनसे पूछा कि मैडम फिर से विचार, उनका ना भाई ये चुनाव नहीं, इलेक्शन नहीं। अब एक खास बात, इलेक्शन में दोस्तों जिसको गाली गलौज करना है, आप अजीब सा माहौल नहीं दिख रहा है, वो उनको गाली दे रहा है, उनको चोर कह रहा है। अरे यार, थोड़ा सेंटिमेंटल आदमी हो गया कि हम चोर कहें? पब्लिक लाइफ में तेरे रहने का मतलब क्या है? कोई मुझे चोर कहे, डाकू कहे?
तो अब जरा सोच के देखिए ये कौन कर पाएगा। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको ये सब रखना पड़ेगा कि आप पब्लिक लाइफ में बैठेंगे और आपने सेट किया हुआ कि एक आदमी आके मुझे एक चाटा मारेगा, और जब मुझे चाटा मारेगा तो मैं कहूंगा देखो भाइयों बहनों, ये विपक्षी दल की चाल है, मुझे मारा गया, जिससे जनता के प्रति सेंटिमेंटल हो पाए। वोट लेने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता दोस्तों, ये सबके बुते की बात है क्या? ये सबके। उधर सोच के देखिए, अब जनता के सामने आप गए, जनता सब बेकार की बातें कर रही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, गलत वादे आप कैसे दे सकते हैं किसी को? आप कहते नहीं भाई नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल। चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। जनता की कितनी भी बेकार बेकार की मांग हो सब हाँ हाँ पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, गरीबी हटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे। अब जनता की मांग के लिए इसे आप याद रखिए, लोकसभा इज नॉट फिट फॉर एनी पॉलिटिशियन। तो अब बताइए, नंदन नीलेकनी जैसे लोग चुनाव में खड़े हुए हार गए, टीएन सेशन चुनाव में खड़े हुए जमानत जब्त हो गई दोस्तों, जबकि वन ऑफ द ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर में टीएन सेशन गिनती होती है। एक व्यक्ति, इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एकदम वाइब्रेंट बना दिया, चुनाव में हार गए। इसलिए जरा सोच के देखिए, लोकतंत्र में केवल गिनती ही गिनेंगे। जमहूरियत एक ऐसा शासन है जहां लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। गिनने और तोलने में क्या फर्क है? तोलने का मतलब है, गिनने का मतलब टका सिर भाजी टका सिर खाजा, अंधेर नगरी। गिनने का मतलब है कि सबको एक ही भाव आप ट्रीट कर रहे हैं। गिनने का मतलब एक व्यक्ति एक वोट। तोलने का मतलब है, हो सकता है एक व्यक्ति का विचार इतना महत्वपूर्ण हो क्योंकि समाज को बदलने की क्षमता रखता हो, और जीवन में उसने पढ़ाई लिखाई की है तो अच्छे विचार दिए हैं, तो ऐसे लोगों को तोला जाना चाहिए, गिना जाना चाहिए। वोट हम गिनते हैं, तोलते हैं। हो सकता है एक वोट इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति का हो जिसकी बात का वजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ना, जिसने दोस्तों पी करा के वोट दे दिया उसकी बात का ही महत्व तो एक, जिसने पूरे जीवन समाज की सेवा की उसकी बात का महत्व एक। दोनों बातों का महत्व एक कैसे हो सकता है? इसलिए लोकतंत्र में संख्या का ही खेल होगा, गुणों का भी महत्व होगा। गुण का मतलब प्रतिभाशाली लोगों को अवसर दिया जाए, पढ़े लिखे लोगों को अवसर दिया जाए। तो लोकतंत्र में अवसर देंगे या नहीं देंगे? कैसे देंगे? राज्यसभा के माध्यम से। राधा कृष्ण कैसे आए? राज्यसभा के माध्यम से। अब जरा सोचिए, कलाम साहब, कलाम को दोबारा जब लोगों ने कहा राष्ट्रपति बनोगे, उनका पहले अपने से तय कर लेना राष्ट्रपति बनने में, ये पछड़े मैं नहीं आऊंगा, भगा दिया उन्होंने। बेकार की बात मत करना, हमें राष्ट्रपति बनने कोई शौक नहीं है। और जब उन राष्ट्रपति से बाहर गए तो उन्होंने पूछा कि अब कलाम साहब क्या करूं? उन्होंने कहा मैं वही करूंगा जो मेरा फेवरेट एरिया है, टीचिंग। अब ये ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रपति बनना ही नहीं चाहते दोस्तों। तो जो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता वो विधायक बनेगा या वो सांसद बनेगा? ऐसे लोगों को कहां से ला सकते हैं? राज्यसभा से। इसलिए इट इज हाउस ऑफ सीनियर्स। ऐसे लोगों के लिए राज्यसभा है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए राज्यसभा थी, तो अब तो राज्यसभा ऐसे लोगों को मिल रही है क्या? अगला पॉइंट, राज्यसभा के माध्यम से राज्यसभा के माध्यम से समाज के प्रतिभाशाली और अच्छे लोगों को राजनीति में आने का अवसर मिलता है। राज्यसभा इज मीडियम विच अलाउ द talented and exceptional people in the Rajya Sabha. Talented and the people belong to exceptional even merit in Rajya Sabha. तो राज्यसभा एक ऐसा माध्यम है जहां ऐसे लोगों को हम ला सकते हैं। इट इज हाउस ऑफ सीनियर्स। इसे राज्यसभा में देखिए, राम जेठमलानी राज्यसभा में है। राम जेठमलानी इज वेरी फेमस लॉयर।
कपिल सिब्बल कहाँ है? राज्यसभा में। अरुण जेटली कहाँ है? राज्यसभा में। जयराम रमेश कहाँ थे? राज्यसभा में थे। मनोहर पर्रिकर कहाँ थे? राज्यसभा में थे। इफ यू काउंट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, you will find that they are more eligible. कौन? स्मृति ईरानी। ओ माय गॉड, सी व्हाट ए टैलेंटेड लेडी सी इज। स्मृति ईरानी राज्यसभा से है वाकई। मतलब उतनी टैलेंटेड लेडी तो मैंने देखा नहीं दोस्तों। कैसी बात आप कर रहे हैं? एक्टिंग करना क्या सामान्य काम है क्या? दूसरा सामान्य काम नहीं है। और दूसरा, स्मृति ईरानी देखिए बोलती कितनी सदा, कितना लुक दिस, हाउ हाउ सी स्पीक। अभी बात अलग है, कई बार लोगों को ठास देती हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी से टक्कर लेना किसी सामान्य लेडी की बस की बात थोड़ी है। तो ये निश्चित तौर पर सी इज वेरी, राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से टक्कर ले लेना, तो सी इज अ पर्सन ऑफ कैलिबर। तो लोकसभा से ऐसे लोग नहीं आ सकते, तो कहां से लाया गया उन्हें? राज्यसभा से। इसलिए हाउस ऑफ सीनियर्स, आप गिन के पूरे नंबर आप देख लीजिए तो आप देखेंगे राज्यसभा में से, राज्यसभा की डिबेट का भी आप देखिए किसी बिल पे, द डिबेट ऑफ राज्यसभा इज ऑलवेज मोर हेल्दी, मोर वाइब्रेंट इन कंपेरिजन टू लोकसभा। इसलिए हाउस ऑफ सीनियर्स है। इसे लोकतंत्र में गुणों को बचाने का एक तरीका अपनाया गया है कि भाई कम से कम सीनियर्स रहे। तो अब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में लाया गया, लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया, राज्यसभा एक सीट एक ट्रॉफी है। उनका अरे भाई आया भी करो। उनका आइला आना ही पड़ता है क्या? उनका ये लो, उनका आना पड़ता है। अच्छा, ये कभी कभी लफड़ा कर दिया गया दोस्तों। राज्यसभा में एक ही साथ जया बच्चन, रेखा को लाने का क्या मतलब था? जब राज्यसभा में कोई सीट होती है दैट इज एलोकेटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के सभापति ने जब जया बच्चन को सीट रेखा के बगल वाली दी, या रेखा को जया बच्चन के बगल वाली सीट दी, तो जया बच्चन ने कंप्लेन किया सभापति से कि महोदय इनको हमारे बगल की सीट क्यों दे दी आपने? उनका मैडम मैंने तो ये सोचा था कि यूर सिस्टरहुड, भगनीवाद। जया बच्चन ने कहा ना ना ना, शी इज नॉट माय सिस्टर, आई डोंट वांट टू सिट अलोंग विथ हर। उसने उनको सीट बदलना पड़ा। राज्यसभा के सभापति ने यह पूछा ऐसा मैडम ऐसा प्रॉब्लम क्या है? और प्रॉब्लम हमें नहीं पता यार, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? अगली बात लिखने की, अगला है अच्छा, अगला हेडिंग है, अगला सब हेडिंग है राज्यों का सदन। पहला वरिष्ठों का सदन, पहला रूल हो गया। अच्छा, आप देख लीजिए, अगर हमने एक रोल पूछ लिया और पूछा डिक्लाइन कहाँ है, तो डिक्लाइन यही तो है। तो वरिष्ठों के सदन में विजय माल्या क्या काम था? अब प्रॉब्लम यहीं पे आ गई। इसका मतलब वरिष्ठों के सदन के बहाने उद्योगपतियों को घुसने का रास्ता हो गया। सही पूछिए, राज्यसभा में कौन जाना चाहिए? कोई जो समाज सेवी है, किसानों का नेता है, आदिवासियों का नेता है, जिसको जिसको जिसने वाकई, और यकीन मानिए हमारे यहाँ एक एक से समाज सेवी हैं जो पूरे जीवन भर समाज के काम, पूरा जीवन समाज काम में लगा दिए। और मीडिया हमारे यहाँ इतनी नकारात्मक है, उनको दिखाती नहीं, उनको बस सनसनी फैलाने वाले काम करती है। तो अगला पॉइंट, राज्यों का सदन पहला। संघीय व्यवस्था में इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय व्यवस्था में लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। संघीय व्यवस्था में लोकसभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों को प्रकट करती है। However, राज्यसभा एक्सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। राज्यसभा राज्यों के हितों की संरक्षक है, राज्यसभा राज्यों के हितों की संरक्षक है, इसीलिए
अनुच्छेद 249, देयरफॉर अंडर आर्टिकल 249, इसलिए अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को एक शक्ति दी गई है, इसलिए अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को एक शक्ति दी गई है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई बहुमत से राज्यसभा कैन वोट two-third majority of present and voting, two-third majority of present and voting, दो तिहाई बहुमत क्या लिखा आपने? दो तिहाई बहुमत से यह प्रमाणित करे कि राज्य सूची में शामिल कोई विषय, राज्यसभा सर्टिफाई दैट any entry which is in state list is having the national importance. राज्य सूची में शामिल किसी विषय का राष्ट्रीय महत्व है, राज्य सूची में शामिल किसी विषय का राष्ट्रीय महत्व है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है. Therefore, Parliament can enact law over state list. तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है. Parliament can make an act over its state list if Rajya Sabha certify that with two-third majority of present and voting. इसका मतलब ये है, देखिए संघीय शासन में हम 249 का जिक्र करते हैं, लेकिन वाई राज्यसभा इज अ हाउस ऑफ स्टेट. राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कैसे करती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये पॉइंट. अब देखेंगे उपस्थित और दो तिहाई बहुमत का बेसिक मतलब को बता दें. जैसे कि हम कहते हैं उपस्थित दो तिहाई बहुमत की two-third ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी कितनी बार? two-third ऑफ. उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई. अच्छा, ये भी आपको याद दिला दें कि जब राज्यसभा सर्टिफाई करेगी तभी पार्लियामेंट विधि का निर्माण कर पाएगी. और राज्यसभा सर्टिफाई क्यों करेगी? क्योंकि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे विधि का निर्माण करेगी. और संघीय व्यवस्था में स्टेट लिस्ट स्टेट के पास होगा या संघ के पास होगा? स्टेट के पास. तो दैट इज एन एग्जाम्पल हाउ राज्यसभा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट. कैसे वो राज्यों के हितों के संरक्षण करती है? 249 से करती है. तो 249 का मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है, इन दो शब्द लिखा है, two-third प्रेजेंट एंड वोटिंग, two-third ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. देखिए एक होता प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब राज्यसभा में 90 मेंबर्स हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है? 60. इससे बहुमत पारित हो जाएगा. केवल एक ही शब्द लिखा, two-third ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट शुड नॉट बी लेस देन द कोरम. एंड व्हाट इज कोरम? कोरम इज अ minimum strength of a house which is essential for a working of a house. गणपूर्ति का मतलब क्या है? सदन की वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना वो सदन कार्य नहीं करेगा. दैट मीन्स कोरम. तो सदन की न्यूनतम संख्या कोरम है. तो न्यूनतम का मतलब है कि 1/10. 1/10 का मतलब है स्ट्रेंथ का 1/10, प्रेजेंट का नहीं. तो पीटी एग्जाम के लिए इन बेसिक बातों में बहुत समझना है कि 1/10 किसका, कोरम किसका होगा? राज्यसभा के स्ट्रेंथ का 1/10, 10% नहीं, 1/10. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कहाँ मिसकंसेप्शन होता है, कहाँ पे कंफ्यूजन होता है,
हमेशा उसके अपोजिट में जाके पढ़िए, ये नहीं है। अगर 1/10 है तो किसका है? स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का है, प्रेजेंट मेंबर का नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का है। और अब देखेंगे इसमें 2-3 शब्द और होते हैं, जैसे कि एक होता है कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, सदन की संख्या क्या है। जब हम कहें कि स्ट्रेंथ ऑफ हाउस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का मतलब इज 245, ये है। दूसरा, प्रेजेंट मेंबर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मेंबर का मतलब होता है एनीथिंग मोर देन 1/10 मेंबर, 1/10 ऑफ इंटायर स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो 1/10 का मतलब है कि राज्यसभा में है तो राज्यसभा की 245 है, जिसका मतलब 25, 25, 50, 100, 150, दैट इज प्रेजेंट मेंबर। कुछ भी हो जाए, 25 से लेकर 245 तक कुछ भी हो जाए प्रेजेंट होगा। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं 245 प्रेजेंट हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो पाता। दूसरा है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, या प्रेजेंट स्ट्रेंथ को एक और तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस अब्सेंस। प्रेजेंट स्ट्रेंथ को कहने का एक और भी तरीका है, प्रेजेंट मेंबर या प्रेजेंट स्ट्रेंथ को आप इस तरीके से बता दीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस अब्सेंस, अनुपस्थित सदस्य। स्ट्रेंथ ऑफ हाउस कितना है? 245, और माइनस अब्सेंट, अब्सेंट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी, 20 भी, 100 भी हो सकता है, बस 25 के ज्यादा रहे। ये क्या होगा? प्रेजेंट मेंबर। दूसरा, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है? तो तीनों शब्द अलग है, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस अलग है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ अलग है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ अलग है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज, रिक्तियां। अब रिक्ति का मतलब है जो सदस्य खाली हों। देखिए, अब अब्सेंस अलग है और रिक्ति अलग है। अब्सेंस का मतलब है कि फॉर टाइम बिंग दे आर नॉट कमिंग इन हाउस। रिक्ति का मतलब है वो सदन के सदस्य है ही नहीं है, किसी कारण से उनकी डेथ हो गई हो, रिजाइन कर दिया हो, एक्सपेल हो गए हो, अलग अलग कारण है। इसलिए तीनों के मतलब अलग है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ अलग है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ अलग है, और स्ट्रेंथ ऑफ हाउस अलग है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है जितने भी प्रेजेंट रहेंगे उनका 2/3 होगा। एक ही शब्द लिखा गया। अगला, यानी सदन की, अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का मतलब कुल सदस्य संख्या, वैकेंसी का मतलब है रिक्तियां, अब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति। बताइए, कुल क्षमता है तो स्वाभाविक रूप में कुल क्षमता वर्तमान में थोड़े तो मैक्सिमम है, संविधान में है 245 मेंबर तो हैं, 250 कहाँ है? वो तो संविधान में है। और आप पूछेंगे संविधान में क्यों ऐसा लिख दिया गया? क्योंकि राज्यसभा की मेंबरशिप बढ़ेगी जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या बढ़ेगी, मेंबरशिप बढ़ जाएगी, तो बार बार संविधान को अमेंडमेंट न करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्चुअल के बीच में फर्क रखा जाता है। क्योंकि आप एक्चुअल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, लेकिन बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, एक्चुअल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप याद रखिए, अगर आप ये कहेंगे कि भाई 250 संविधान में है, 245 अभी है, इसका क्यों गैप रखा गया? गैप रखने का मूल कारण क्या होता है कि जनसंख्या के हिसाब से हमेशा बढ़ती रहती है। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, द नंबर ऑफ राज्यसभा वाज ओनली 239, नंबर राज्यसभा कम थे। और वो तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट। अच्छा, राज्यसभा के मेंबर्स का उल्लेख कहां पे है? राज्य के हिसाब से राज्यसभा के मेंबर्स का उल्लेख कहां है? चौथी अनुसूची में। लेकिन चौथी अनुसूची में उनको सीटें दी कैसे जाएंगी? इसका उल्लेख है रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट 1950, उसके हिसाब से
प्रत्येक 50 लाख की जनसंख्या पे 5, यानी 5 मेंबर्स ऑन द 5 मिलियन पॉपुलेशन। और जितना भी उसके बाद 20 लाख की जनसंख्या एक्स्ट्रा होगी, 2 मिलियन प्लस 1, इसका 50 लाख पे 5, 70 लाख पे 2, ऐसे होता है। 50 लाख पे 5, 70 लाख पे एक बढ़ गया, 5 एक 6, 90 लैक्स पे 7, ऐसे बढ़ता है। तो जनसंख्या तो हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन 71 के बाद जनसंख्या बढ़ रही है, फिर भी हमने हाउस को रोक रखा है। कारण आगे आपको बता देंगे क्यों हमने ऐसा कर रखा है। अगला क्या लिखा था आपने? हाँ, 249 लिखा था ना। और अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए भी अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए भी फॉर क्रिएटिंग एन ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा इज गिवन ए स्पेशल रोल। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए भी राज्यसभा को विशेष भूमिका दी गई है। और राज्यसभा उपस्थित और 2/3 बहुमत से राज्यसभा उपस्थित 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण राज्यसभा उपस्थित 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का प्रस्ताव कर सकती है। राज्यसभा कैन पास रेजोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग a new all India services by 2/3 majority of present and voting। अब देखेंगे फिर ये फेडरल हाउस है, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना ये राज्यसभा की जिम्मेदारी है। 249 में राज्यसभा की जिम्मेदारी है। इट मीन्स इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। लेकिन एक जो ध्यान रखने की बात है, और दूसरी बात भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट, भारत में संघ और राज्यों का संविधान एक है। भारत में संघ एवं राज्यों का संविधान एक है। There is one constitution for both union as well as state। संघ और राज्यों का संविधान एक है, इसलिए संविधान संशोधन में भी therefore in the constitutional amendment संघ एवं राज्यों का संविधान एक है, इसलिए संविधान संशोधन में भी राज्यसभा की समानांतर भूमिका का निर्माण किया गया है। Therefore, the role of Rajya Sabha is equally important in the amendment of the Constitution। संविधान संशोधन में भी राज्यसभा की समानांतर भूमिका है। तो ये राज्यों के हितों की रक्षा करती है। क्योंकि बात ध्यान देने की, अमेरिका जैसा हमारा संविधान नहीं है। अमेरिका में तो राज्यों का अपना संविधान है, हमारा राज्य और संघ दोनों का संविधान एक ही है, और दोनों के संविधान में संशोधन का अधिकार दोनों सदन के हाउस करते हैं, लोकसभा राज्यसभा। इसे लोकसभा किसका रिप्रेजेंट करती है? लोगों के हितों का। राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है? ये फेडरल हाउस है। यद्यप कुछ बातें उसमें क्रिटिसिज्म में ऐसी आती हैं कि लोग कहते हैं नहीं, देयर आर सम अनफेडरल फीचर्स इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सम नॉन फेडरल फीचर्स इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ कई राज्यसभा में कई टेंडेंसी ऐसी हैं जो कि संघात्मक के विरोध में है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों को समान सीटें नहीं दी गई हैं। अब बताइए,
राज्यसभा में 5 बड़े राज्यों की सीटों की संख्या बताइए। यूपी का 31, दूसरा कितना? महाराष्ट्र कितना? बिहार बे, आप जरा सोच के देखिए। अब देखिए, ये बेसिक फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। ये तब आईएएस में पूछने की टेंडेंसी है, बेसिक चीज कभी आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है, अभी बताइए, अगर यूपी को 31 सीट है, सिक्किम को 1 सीट है, तो राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, राज्यों का या बड़े राज्यों का? ये क्रिटिज्म आता है। तो आप एक खास बात देखेंगे, अमेरिका में कैसा रिप्रेजेंटेशन है? 2। अमेरिका में रिप्रेजेंटेशन 2 का मतलब नेवादा, सब स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ यूएस इज नेवादा 2 एंड लार्जेस्ट इज न्यूयॉर्क 2, दोनों 2। यानी सवाल संघीय व्यवस्था में आगे पढ़ेंगे, लेकिन संघ में संघ और राज्य के बीच तो समानता होनी चाहिए, राज्यों के बीच भी समानता होनी चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है। तो कई लोग कहते हैं नहीं, इट इज अनफेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा। और अब देखेंगे, इसका मतलब है नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की बात हो तो 5 बड़े राज्य इकट्ठा हो जाए, वो 24 भारी पड़ जाएंगे। इसलिए 29 का महत्व समान है या 5 का महत्व बाकी से ज्यादा है? ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि इट इज ऑन फेडरल फीचर। फिर लोग ये कहते हैं कि आप बताइए, राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट, यही बात तो हमने कही, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। दिल्ली राज्य है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्यों दे दिया गया? हाउ यू कैन इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी? ये अनफेडरल फीचर है। अगर वो राज्यों का सदन है तो किन शासित क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन आपने क्यों दे दिया? दूसरी बात है। तीसरा, ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं किस राज्य से हैं? किसी से नहीं है, फिर ये प्रॉब्लम। और तीसरी बात, अभी अब इसलिए पहले जीएस में पूछा भी आता था, व्हाट इज द अनफेडरल फीचर्स ऑफ राज्यसभा, ये सारे पॉइंट फिर बताए जाते थे। और आपको याद दिला दें कि जो हमारे यहाँ तो अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में चेंज कर दिया गया है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ देश का कोई भी निवासी कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। ये बात ठीक है या गड़बड़ है? अब सवाल है कि दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति सिक्किम को क्या समझेगा? लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें, हमारे यहाँ इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, अमेरिका जैसा कंपैरिजन हमारे यहाँ न करें, इसको हम भारत में अलग से देखेंगे। लेकिन फिर हमने बता दिया कि राज्यसभा के अनफेडरल फीचर्स, तो संघवाद तो हम पढ़ेंगे ही, तो इसके इसलिए इसका निष्कर्ष यहाँ नहीं लिखेंगे। हाँ, खामियां हमने बता दी कि अगर राज्यों का सदन है तो कहाँ कहाँ थोड़ी खामियां हैं। अगला हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, राज्यसभा की तीसरी भूमिका। संशोधनात्मक, हाउस ऑफ रिवीजन, संशोधनात्मक या हाउस ऑफ रिवीजन। संशोधनात्मक या हाउस ऑफ रिवीजन। पहला, अच्छा, रिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कई बार आपने देखा होगा, जैसे जब बुक वगैरह हम लिखते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोशिश करते हैं कि प्रूफ अच्छे से किया जाए, फिर भी कहीं न कहीं गलतियां उसमें छूट जाती है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। फिर अब देखिए, उसके भी देखने पे गलती होती है, फिर तीसरा देखता है। यानी बात ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया काम परफेक्ट है, 3 व्यक्ति के द्वारा। इसलिए वाई देयर इज राज्यसभा। अगला पॉइंट, लोकसभा द्वारा निर्मित विधि, any law made by the parliament is revised by the राज्य सभा। लोकसभा के द्वारा निर्मित किसी विधि का राज्यसभा संशोधन करती है।
निर्मित किसी विधि का राज्यसभा संशोधन करती है, क्योंकि राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है, बिकॉज राज्यसभा इज अ हाउस ऑफ सीनियर्स। राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है और राज्यसभा की सदस्य संख्या भी कम है। राज्यसभा is also having less in number. It is house of seniors. राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है और राज्यसभा की संख्या भी कम है। इसलिए राज्यसभा में होने वाली चर्चा, the discussion and debate which take place in राज्यसभा, इसलिए राज्यसभा में होने वाली चर्चा सदैव उत्कृष्ट होती है। The debate and discussion which held in Rajya Sabha is always high in quality or better in quality. चर्चा भी अच्छी होती है। तो अब किसी डिबेट पे देख, लोकपाल पे जो डिबेट राज्यसभा में हुई वैसा लोकसभा में नहीं हुआ। तो लोकसभा जो गलती और हड़बड़ी में विधेयक का निर्माण करे उस पर करेक्शन कौन करता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा चेक एंड बैलेंस किया करती है, लोकसभा को चेक एंड बैलेंस किया करती है राज्यसभा। अब ये भूमिका राज्यसभा की है, क्योंकि राज्यसभा की भूमिका रिप्रेजेंटेशन की तो नहीं है, डिलिब्रेशन की तो है, क्योंकि जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन विधि के निर्माण में संविधान सभा में इसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट भूमिका है राज्यसभा की। इस वजह से अब अगर कभी ये पूछा जाए कि राज्यसभा की भूमिका में डिक्लाइन क्या है, तो जो जो भूमिकाएं हैं वही तो डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन भी एक जैसा होगा, जहां जहां भूमिकाएं वहीं डिक्लाइन होगा। लेकिन डिक्लाइन कहाँ होगा उसके पहले थोड़ा और हम बात देख लें। लोकसभा पे भी आएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे राज्यसभा का डिक्लाइन कैसे है। निष्कर्ष आप लिख लीजिए। राज्यसभा राज्यसभा संघात्मक शासन में राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राज्यसभा संघात्मक शासन में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके द्वारा वरिष्ठों का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द सीनियर्स इन हाउस। परंतु वर्तमान में इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द सीनियर्स इन हाउस, परंतु वर्तमान में राज्यसभा में उद्योगपतियों का प्रवेश, उद्योगपतियों का प्रवेश और लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच होने वाले निरंतर टकराव, द एंट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इन राज्यसभा and the permanent conflict between the Rajya Sabha and Lok Sabha. लोकसभा और राज्यसभा के बीच निरंतर होने वाले टकराव से संसदीय शासन को प्रभावित हुआ है। It is creating a bad impact over the parliamentary form of government. It is creating a negative impact over the parliamentary form of government, जिससे संसदीय शासन पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ा है। अब जरा सोच के देखिए, तो राज्यसभा का मूल काम क्या है? संसदीय कामों को करेक्ट करना है, संसदीय कामों को बाधित करना। देखिए, रिवीजन की बात और है, ऑब्स्टिकल की बात और है। तो क्रिएटिंग रिवीजन इज गुड आइडिया,
बट पुटिंग ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ लोकसभा इट इज अ बैड वन। क्योंकि अभी क्या हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दलों का मेजोरिटी आ गई है, या ये कहिए कि राज्यसभा में तो किसी दल की मेजोरिटी है ही नहीं अभी, और राज्यसभा में किसी दल की मेजोरिटी नहीं है, इसे लोकसभा में जितने भी विधेयक पारित किए गए वो सब क्या कर दिए गए, राज्यसभा में रोक दिए गए, वो सब राज्यसभा में रोक दिए गए। ये नहीं होना चाहिए। आपको याद दिला दें, क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। व्हाट इज रूल ऑफ अपोजिशन? रूल ऑफ अपोजिशन टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी बट ऑल्सो गिविंग सम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। हमें कुछ विकल्प दिया जाए कि भाई ऐसा काम करिए, वो केवल हर विधेयक को राज्यसभा में रोक लिया जाए, इंडस्ट्रीज से राज्यसभा का दरवाजा खुल जाए, ये बातें राज्यसभा की भूमिका को हतोत्साहित करती हैं। और ये भी याद दिला दें, राज्यसभा में मेंबर्स कम है 245, इसलिए उनके पास डिबेट डिस्कशन का ज़्यादा टाइम मिलता है इन कंपैरिजन टू लोकसभा। और लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग एक होती है, एक दिन का टेन्योर, एक कार्यकाल एक है 11 बजे से 6 बजे तक, तो जिसके पास संख्या कम होगी वहां अपने आप डिबेट के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। तो राज्यसभा का एडवांटेज है, फिर भी आजकल बहुत प्रॉब्लम है राज्यसभा में, तो वो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे देख लेंगे। तो अभी हमने राज्यसभा की बात देखी, अब जरा लोकसभा पे आ जाए। संसद में अगर देखना है तो लोकसभा को देख लें। लोकसभा, फिर बहुत सारे इशूज इसमें देख लेंगे। लोकसभा मेंबर्स के क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज सेम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम है एज के अलावा। फर्क यह है, लोकसभा का व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 प्लस 2, क्योंकि जहां लोकसभा की स्ट्रेंथ लिखी गई है उसमें यह लिखा गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 550 होगी, लेकिन अनुच्छेद 331 को ध्यान में रखते हुए, तो 331 में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर का रिप्रेजेंटेशन है। एंग्लो इंडियन का सीधा सा मतलब है कि जहां पे कोई ऐसी संतान, कोई ऐसा बच्चा जिसके माँ में कोई भारतीय है, वो पिता यूरोपीय वंश से है, और जो भारत में बाकायदा रहना चाहता हो, भारत में नागरिकता लेने की इच्छा रखता हो, रहना चाहता हो, इसको हम एंग्लो इंडियन के रूप में व्याख्यायित करते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो गई 552, एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है 543 प्लस 2, एक्चुअल स्ट्रेंथ है 543 में देयर इज अ 530 फ्रॉम स्टेट, और यूटी से कितने हैं 13, 13 इज फ्रॉम यूटी। यूटी से 13 है। अगला, अगर देखिए, अब बताइए, राज्यसभा में अगर राज्यसभा की राज्यवार सीटों का उल्लेख चौथे सूची में किया गया है, तो लोकसभा की राज्यवार सीटों का उल्लेख कहां किया गया है? क्या लोकसभा की संविधान में मैक्सिमम सीटें हैं या स्टेट वाइज सीटें हैं? राज्यसभा की, राज्यसभा के स्टेट वाइड है, तो फोर्थ शेड्यूल में है। तो लोकसभा किस शेड्यूल में है या किस आर्टिकल में है? क्या 81 मैक्सिमम नंबर है या राज्यवार है? तो मैं तो राज्यवार पूछ रहा हूं, कहाँ है फिर? भाई संसदीय क्षेत्र तो यूपी को मिला नहीं है, यूपी कितनी सीट है?
ऐसी करें राज्यवार है ही नहीं है, कैसे राज्यवार नहीं है? आपको यह दिला दें, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इज देयर इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 में दिया गया है स्टेट वाइज. हाँ, संविधान में सिद्धांत बताया गया कैसे राज्य में बांटेंगे, लेकिन सीट राज्य वाइज नहीं दी गई है. ये लोकसभा और राज्यसभा में एक फर्क हो जाता है. और राज्यसभा की सीटें सारी दी गई हैं क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ. इसे राज्यसभा की राज्यवार सीटें अनुसूची में दे दी गई, पूरी भी सीट दी गई. लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो बता दी गई संविधान में, लेकिन ये नहीं बताई गई कि और बाकी स्ट्रेंथ क्या है, राज्यवारी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इन चीज का उल्लेख किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950. तो संविधान में है या स्टेचुरी एक्ट में है? संसदीय अधिनियम में है ये 1950. लेकिन अब ये सीटें बांटी कैसे जाएगी इसका उल्लेख है. तो आखिर में राज्य में या पूरे भारत में लोकसभा की सीटें कैसे विभाजित की जाएंगी इसका उल्लेख है कि हम 530 को राज्यों में बंटवारा कैसे करें. इसलिए क्या कहा गया है, पहला कि लोकसभा सीटों का डिवीजन राज्य में कैसे होना चाहिए. हाउ वी कैन डिवाइड द सीट्स इन द लोकसभा. पहला, समूचे भारत में, समूचे भारत में लोकसभा सीटों का आकार जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में अंडरलाइन, समूचे भारत में लोकसभा सीटों का आकार जनसंख्या के अनुपात में समान होना चाहिए. यानी each and every Lok Sabha constituency should be same throughout the India in terms of population. यानी पूरे देश में लोकसभा सीटों का आकार जनसंख्या के अनुपात में एक जैसी होनी चाहिए. इट मीन्स एक लोकसभा सीट है हमारे पास जिला गाजियाबाद और दूसरी है चेन्नई. पॉपुलेशन वाइज दे मस्ट बी इक्वल. एक लोकसभा सीट है चांदनी चौक, दूसरी लोकसभा सीट है वाराणसी. पॉपुलेशन वाइज इट मस्ट बी इक्वल. यही तो कहने का मतलब है कि पूरे भारत की क्षेत्र में एक समान लोकसभा की सीटों का आकार तय किए जाएंगे. राज्यवार की बात नहीं की गई, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बात की गई है, संविधान में ऐसा लिखा गया है. अब सवाल है पूरी जनसंख्या के अनुसार पूरे भारत में लोकसभा सीट एक जैसी हो जाए, एक आकार की हो जाए, तो जनसंख्या के अनुसार या टेरिटरी के अनुसार. अगर इफ the Lok Sabha seat would have been allocated according to territory, Rajasthan would have been getting the maximum advantage. अगर क्षेत्र के आधार पर लोकसभा सीटें बांट दी जाए, सबसे फायदा किसको होने वाला है, घाटा किसको होने वाला है, दिल्ली को. दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो में तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, टेरिटरी कम है, घाटा यहाँ पे होगा. मुंबई दिल्ली को घाटा होगा. इसे सारी सीट को समान बांटा जाएगा. कैसे, अगला पॉइंट. इसके लिए संविधान में दो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है. द टू प्रिंसिपल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंश्योरिंग दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इसके लिए संविधान में दो सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है. संविधान में दो सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, लेकिन दो सिद्धांत कल, आज के लिए इतना है.